हेलो गाइस, हम सीए प्रणव सांडक और आज हम स्टार्ट करने वाले कस्टम्स एक्ट। सर ये जो लेक्चर्स है ये सीए में इंटरमीडिएट एंड सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए रहेंगे। सर इसका ड्यूरेशन जो आपका रहेगा वो ड्यूरेशन आपका रहेगा लगभग 10 घंटे 10 आवर्स। ठीक है, बुक आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। बुक आपको कहां मिलेंगी सर? आपको बुक मिल जाएंगी मेरे एप्लीकेशन पे प्रणव सांडक एकेडमी। उसके अंदर कस्टम स्टोर्स के अंदर उसका एक कस्टम्स का फोल्डर बने हुआ है, उसमें जाके आप बुक ले सकते हो। ठीक है, ये बुक डाउनलोडेबल फॉर्मेट में नहीं रहेंगी। डाउनलोडेबल फॉर्मेट में अगर बुक चाहिए आपको तो आप एप्लीकेशन के अंदर ही फ्री मटेरियल में जाके वहां से ये बुक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है सर, सब लोगों से यही मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि ये बुक का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। चाहे कलर नहीं भी रहा तो चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट भी रहा तो चलेगा, बट इसका सर प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अब थर्ड बात आती है सर प्रैक्टिस की। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे क्वेश्चंस ये बुक के अंदर ही मैंने इनकॉर्पोरेट करके रखे हैं। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर हमारे पास वक्त है, हम इधर उधर टेलीग्राम में मुंह मारते फिरते कि कस्टम की क्वेश्चन बैंक चाहिए, फिर आपको मिलती सीए फाइनल की क्वेश्चन बैंक। फिर आप क्या करते? वो सीए फाइनल के क्वेश्चन में से सॉल्व करते, उसमें से आधी चीजें आपको आती नहीं, क्योंकि आधी चीजें आपके पोर्शन में है ही नहीं। आपके पोर्शन में मालूम है क्या कैसा है? सब इधर हर जगह का थोड़ा 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 उठाया हुआ है। तो वो जितना चीजें उठाई हुई है उससे रिलेटेड कंसेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, सर क्या हमको ये पढ़ने के बाद मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत है? जी नहीं, आप मेरे को 500 रुपए दे रहे हैं, आपको मॉड्यूल पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। सारी की सारी नोट्स जो हम बनाते हैं वो मॉड्यूल से ही गाइडेड होती है। ठीक है, ओके। तो प्रैक्टिस के लिए अलग क्वेश्चंस देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये यहां पे दिया है क्लास का स्टेटस, आपका स्टेटस, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन। ये यहां पे लिखे हुआ है कि एटलीस्ट आपने 2 बार रिवाइज करना चाहिए। मैं भी आपको कहता हूं एग्जाम के पहले आपने इसको एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करना चाहिए। एंड इसके जो वीडियो लेक्चर्स है वो आपको 499 रुपीज में मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दी है यूट्यूब चैनल की, टेलीग्राम चैनल की, इंस्टाग्राम की। तो ये तीनों के तीनों ज्वाइन कर लेना अगर चाहो तो। इंस्टाग्राम पे सारे के सारे रिव्यूज दिए बुक्स के बारे में, और एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाके प्रणव सांडक एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मैं हूं सीए प्रणव सांडक, और बाकी तो आपको मेरे को जानने की जरूरत है नहीं। बाकी धीरे धीरे चीजें लेक्चर्स के अंदर आप मेरे को जान लेंगे। ठीक है सर, ओके। अब देखो ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स एज पर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, बट इसको थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। ये इंडेक्स में थोड़े से हम चेंजेस करने वाले हैं। एंड जो लास्ट लेक्चर अपना रहेगा उसके अंदर अपन रिकंसाइल कर लेंगे कि भैया आपके जो मॉड्यूल के टॉपिक्स है वो सारे के सारे कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं। सीएम इंटरमीडिएट वालों के लिए सीएमए के हिसाब से होगा, और सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए सीएस एग्जीक्यूटिव के हिसाब से अपन रिकंसिलेशन कर लेंगे। तो आप उसका टेंशन मत लो। लास्ट डे में आपको 15 मिनट के अंदर सब बता दूंगा कि देखो ये यहां कवर्ड है, ये यहां कवर्ड है, वो वहां कवर्ड है। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं सर कस्टम्स। तो कस्टम्स एक्ट कब आया था सर? ये 1962 में आया था। अब सर ये एक्ट लाने के पीछे का कार्यक्रम क्या है? इसको कस्टम्स क्यों बोला है? सर कस्टम मतलब तो कुछ और होता है। मैंने बोला क्या होता है? तो देखो सर, कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, कस्टम मतलब होता है परंपरा। और ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होंगी, पर फिर भी मैं इसको 2 मिनट में निपटा देता। देखो पहले क्या हुआ करता था, राज्य रहा करते थे, राजा महाराजा रहा करते थे। तो एक दूसरे स्टेट का आदमी, दूसरे राज्य का आदमी जब दूसरे राज्य में जाता था, मतलब एक राज्य का आदमी जब दूसरे राज्य में जाता था, तो वो आदमी को दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में बिजनेस करने के लिए जो स्टेट में वो बिजनेस कर रहा है उसके राजा को उसको कुछ तोहफा देना पड़ता था। ये परंपरा थी पहले। मतलब अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप स्टेट 1 में हो, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाके आप बिजनेस करना चाहते हो, तो स्टेट 2 का जो राजा है उसको आपको कुछ तोहफा देना पड़ता था, और यह तोहफा देना बन गई है सर परंपरा। और जब 1962 में यह एक्ट आया तो उन्होंने बोला कि भैया इसको नाम दे देंगे कस्टम्स। ठीक है, इतनी बातें जानने की जरूरत है, इसके ज्यादा जानने की आपको जरूरत है नहीं। सर कस्टम्स क्या रहता? अरे अगर आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता। ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता। अरे सर कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता मतलब ये ड्यूटी है, टैक्स नहीं। अरे 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 मतलब रुक जा, शांति। ड्यूटी और टैक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको बताता हूं क्या। ठीक है, थोड़ा सा शांति रखना। अब सर इसको कस्टम ड्यूटी क्यों बोलते हैं?
इसका भी नाम वही पहले से ही आया है। पहले जब एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जाते थे बिजनेस करने के लिए, तो आपको राजा को कुछ गिफ्ट देना आपकी ड्यूटी थी, ये परंपरा थी। अब परंपरा क्या थी? राजा को गिफ्ट देना। तो अब कुछ टाइम बाद पहले लोग अपने मन से देते थे, कुछ टाइम के बाद में ये ड्यूटी बन गई। अब राजा लोगों को, अरे मुंह में पानी आ गया ना, अब एक बार चटक लग गई तो फिर क्या, राजा बोलेगा अगर कोई आदमी आया जिसने तोहफा नहीं दिया तो उसको बोलेगा चल तू हमारे स्टेट में बिजनेस नक्को करो। तो सर ये बन गया आपका ड्यूटी, इसलिए इसका नाम दिया गया कस्टम ड्यूटी। ठीक है, इतना ही है, इसके अलावा और कुछ जानने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो सर सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ कस्टम्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। अब सर ये कस्टम्स ड्यूटी जो लगती है, ड्यूटी या कोई भी टैक्स लगाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होना। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कहां से आती है सर? वो आती है लिस्ट से। याद करो मैंने आपको बताया था सर, वो आती है लिस्ट से। 7th शेड्यूल की जो यूनियन लिस्ट है उसका एंट्री 82 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है काय के लिए? कस्टम ड्यूटीज लगाने के लिए। एंट्री नंबर 83 इनकम टैक्स का एंट्री था 82, एंट्री नंबर 83 याद रखना आप। ये यूनियन लिस्ट मतलब क्या होता है? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहती है। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स दिए ना, वो मैटर्स पे टैक्स लगाने का पावर रहता सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, आर्टिकल 246 याद हो गया होगा। तो सर ये आया था 1962 में एज पर लिस्ट 1 ऑफ द यूनियन लिस्ट। ठीक है, अब ये कस्टम जो है, द कस्टम एक्ट 1962 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पूरे के पूरे इंडिया को लगता है, पूरे के पूरे इंडिया को लगता है, जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के नहीं है ये। ठीक है ना। एंड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, मतलब सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट मतलब अगर कहीं और कुछ प्रोवाइडेड है उसको सबको बंद मारो। इट ऑल्सो अप्लाइज टू एनी ऑफेंसेस और कॉन्ट्रावेंशन। सुनो ये बात ध्यान से, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एज वेल एज इट अप्लाइज टू एनी ऑफेंसेस और कॉन्ट्रावेंशन देयर अंडर मतलब कमिटेड अंडर कस्टम एक्ट, कमिटेड अंडर कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट के अंदर कुछ ऑफेंसेस है, कोई कॉन्ट्रावेंशन है, कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। इसका मतलब क्या है ये नहीं समझ में आया। मैंने बोला ठीक है रुक जाओ। देखो सर इंडिया को तो लगता ही है, बट इंडिया के एक्ट के हिसाब से अगर आप कोई ऑफेंस करते हो, कोई कॉन्ट्रावेंशन करते हो, कस्टम्स एक्ट 1962 जो इंडिया वाला है ना, उसका अगर आप कॉन्ट्रावेंशन बाहर भी करते हो तो भी आपको यह एक्ट लगेगा। अब जरूरी नहीं इंडिया का आदमी जाके बाहर लफड़ा करे, अरे नहीं, इंडिया के बाहर का कोई भी आदमी, इंडिया के बाहर अगर इंडियन कस्टम एक्ट कस्टम्स एक्ट 1962 जो इंडिया का है उससे रिलेटेड कोई पंगा करे तो उसको भी ये एक्ट लग जाएगा। मतलब ये पेनल्टी, अरेस्ट, सीज वगैरह वगैरह वाली चीज है। ठीक है, इसको अपन बड़े लेवल पे बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपको ये आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी। एक बेसिक आइडिया जो थी वो मैंने आपको दे दी। तो इंडियन कस्टम्स एक्ट applies to whole of India and save as otherwise provided in the act. It also applies to any offenses or contravention thereunder मतलब under the customs act जो आप इंडिया के बाहर कमिट करते हो। तो मतलब इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ये टेरिटरी के बाहर भी लगता है। कस्टम्स एक्ट इंडियन टेरिटरी के बाहर भी लगता है। किसको? जो आदमी कस्टम एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करे। अब सर कुछ लिंक होना चाहिए, वो बहुत बड़ा मैटर है, उसको अभी मैं यहां पे नहीं लाता हूं, वो सीए फाइनल में आता है बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, आपको उतने डिटेल में पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं है। ओके, आज पर सेक्शन 157 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, जिसको अब सीबीआईसी बोला जाता था, पहले ये सीबीईसी हुआ करता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। बट अब सिंस आपको मालूम है एक्साइज हट चुका है, जीएसटी आ चुका है, तो अब इसका नाम भी बदल दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इनके पास पावर है रेगुलेशन बनाने की, जो अदर एक्ट के साथ कंसिस्टेंट है। ठीक है, कोई खास काम का नहीं है, छोड़ देना। उसके बाद में कमिश्नर ऑफ कस्टम हैज अ पावर टू इशू पब्लिक नोटिसेस। ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, इसलिए ये पॉइंट को डाले हुआ है। जो कस्टम का कमिश्नर है उसके पास पब्लिक नोटिसेस इशू करने का राइट है, जिनको ट्रेड नोटिसेस भी बोल सकते हैं। तो डैश
फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। डैश हैज अ पावर टू इशू पब्लिक नोटिसेस, ठीक है, तो आप लिखेंगे कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। एमसीक्यू का पॉइंट है, ध्यान में रखना। सर पब्लिक नोटिस क्या होते हैं? अरे वो रुक जाओ, उसकी आपको अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। चार्ज ऑफ कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी काय पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे, जैसे जीएसटी लगता, बुक्का मारता, सिर्फ गुड्स पे लगता है। सर्विसेज अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो आपको आईजीएसटी लगता। मैंने जीएसटी के अंदर बताया था, मैंने आपको जीएसटी के अंदर बताया था कि सर्विसेज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो उस पे सर जीएसटी आईजीएसटी लगता। बट अगर गुड्स को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो उस पे कस्टम ड्यूटी लगेगा। तो कस्टम ड्यूटी सिर्फ गुड्स पे लगता है, कस्टम ड्यूटी सिर्फ गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे नहीं। सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो टैक्स तो लगेगा, बट उसका नाम कस्टम ड्यूटी नहीं, उसको आईजीएसटी बोलेंगे। और सर कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी का क्या संबंध है? मैंने बोला रुक जा, चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटी में अपन पढ़ेंगे, ठीक है सर। कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये टैक्सेबल इवेंट है, हमको मालूम है, हमको मालूम है, इश्क मासूम है, ठीक है। तो यहां तक क्या खास काम का था? कुछ भी नहीं था सर। एक एमसीक्यूज के लिए 2 बातें काम की थी। पहली बात तो सर कि एंट्री 83 से आया हुआ है कस्टम, जो कस्टम ड्यूटी लगाने की पावर है वो कहां से आई है सर? एंट्री 83, शेड्यूल 7th, लिस्ट 1, कौन सी? यूनियन लिस्ट। किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दूसरी बात, ट्रेड नोटिस कौन इशू कर सकता है? कमिश्नर ऑफ कस्टम। ट्रेड नोटिस कौन इशू कर सकता है? कमिश्नर ऑफ कस्टम। और तीसरी बात, क्या कस्टम्स एक्ट का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कनेक्शन है? जी हां, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंट है उसका। किसके लिए? वो आदमी के लिए जिसने कोई कॉन्ट्रावेंशन या जिसने कोई वायलेशन या जिसने कोई ऑफेंस किया है कस्टम एक्ट का। वो आदमी इंडिया का हो, इंडिया के बाहर का हो। ये 3 चीजें काम की थी, इसके अलावा कुछ भी काम का नहीं था। ओके, अब सर टैक्स में, ड्यूटी में और सेस में क्या डिफरेंस है? टैक्स में और ड्यूटी में क्या डिफरेंस है? तो मैंने बोला मेरे शेरो, टैक्स गुड्स पे भी लगता है एंड सर्विसेज पे भी लगता है। टैक्स गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है, बट ये जो ड्यूटी है ये ओनली ऑन गुड्स लगती है, सिर्फ गुड्स पे लगती है। ड्यूटी देखो, टैक्स और ड्यूटी में क्या फर्क है? सर ड्यूटी मतलब कुछ अलग ही चीज है। अरे नहीं 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 नहीं, ड्यूटी भी एक टाइप का टैक्स है। ये आज जगह खाली छोड़िए ना, यहां पे आपको लिखना है कि ड्यूटी भी एक टाइप का टैक्स है, बट फर्क यह है कि ड्यूटी सिर्फ गुड्स पे लग सकती है और जो टैक्सेस के नाम से आता है वो सर्विसेज पे लग सकता है। तो आप कभी ये पूछोगे, आपने किसी को बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या ड्यूटीज सर्विसेज पे लगती है, तो सीधा जवाब देने को ना नहीं, ठीक है। ओके, अब सर टैक्स और सेस में क्या फर्क है? सेस में आपको बता दूं, गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है। सेस गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है, बट ये जो टैक्स है ना, इसको जब आप कलेक्ट करते हो तो किस चीज के लिए टैक्स यूज होने वाला है ये कंफर्म नहीं रहता हमको। एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, एट द टाइम ऑफ कनेक्शन उसका पर्पज हमको पता नहीं रहता, काय का? टैक्स का, ड्यूटी का। बट सेस जब आप कलेक्ट करते हो, तो जब आप कलेक्ट करते हो आपको पता होता है कि सेस काय के लिए यूज होने वाला है। जैसे स्वच्छ भारत सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मतलब क्या है? ये भी इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टैक्स, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ टैक्स। बट जब हम हेल्थ एजुकेशन सेस को कलेक्ट कर रहे हैं ना लोगों से, तो हमको पता है कि ये HEC, इससे जो भी पैसा रेज होगा वो पैसा आप हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए लगाने वाले हो। आप मतलब गवर्नमेंट, ऑब्वियसली, ठीक है। सर टैक्सेस भी तो यूज होता है ना, हाउ? टैक्स क्यों कलेक्ट करती है गवर्नमेंट? ताकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज दी जाए। बट कौन सी सर्विस देंगे ये हमको नहीं पता, कौन सी सर्विस देंगे ये हमको नहीं पता रहता एट द टाइम ऑफ कलेक्शन। हाँ, वो अलग बात है, बाद में उसको रोड बनाते, ये बनाते, वो बनाते, बट कौन सा अमाउंट कहा जाने वाला है हमको ये पता नहीं होता है टैक्स के केस में। बट सेस के केस में हमको पता होता है कि ये सेस का अमाउंट जो कलेक्ट किया है ये कहा जाने वाला है, ठीक है। ओके, अब सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन, इसको छू के छोड़ने वाला हूं मैं अभी, क्योंकि आगे के पर्पस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको ये पता चले। सर चार्जिंग सेक्शन मतलब क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन मतलब टैक्सेबल इवेंट होता है। चार्जिंग सेक्शन मतलब वो सेक्शन जिसके वजह से टैक्स लगता है या ड्यूटी लगती है, तो इसको बोलते हैं सर चार्जिंग सेक्शन। बेसिस ऑफ चार्ज, जैसे अपन ने हेड्स में पढ़ा था। लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी
कैसे होती है? सेक्शन 12 काय का ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। ठीक है, अभी ये मत लिखना क्योंकि थोड़े टाइम के बाद में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेंगे। तो कस्टम ड्यूटी काय पे लगती है? तो बोलता है देयर शैल बी लेविड अ ड्यूटीज ऑफ कस्टम, कस्टम ड्यूटीज शैल बी लेविड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। गुड्स को जो गुड्स को आप इंपोर्ट करते हो उस पे ड्यूटीज लगती है कस्टम की। जब गुड्स को आप एक्सपोर्ट करते हो इंडिया से तो उस पे भी ड्यूटी लगती है। सर इंपोर्ट मतलब क्या होता? मैंने बोला बाहर से अंदर लाना। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता? अंदर से बाहर ले जाना। अच्छा सर अंदर बाहर क्या 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 बोल रहे? इनटू इंडिया। तो ये जो इंडिया का डेफिनेशन है ना, ये अपने को पढ़ने का है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाद में पढ़ेंगे। इसके ही लिए आपको बताया गया ड्यूटी कस्टम काय पे लगता है, ड्यूटी कस्टम ड्यूटी काय पे लगती है? जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं उन पे, जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन पे। ठीक है, ओके। सर क्या रेट से लगती है? अरे अरे अरे, रेट नहीं बताया कस्टम्स एक्ट में, रेट नहीं बताया। कस्टम्स एक्ट में बोला है एट द रेट विच इज स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम एक्ट 1962 के अंदर रेट नहीं बताया है। इसमें बताया है कौन सी प्रोविजंस लगेंगी, काय की प्रोविजंस लगेंगी, सारी की सारी प्रोविजंस इसके अंदर दे दिया। ठीक है ना। बट कलेक्शन की जब बात आती है, क्या रेट से अमाउंट से कलेक्ट होगा, क्या अमाउंट पे कलेक्ट होगा, क्या परसेंटेज पे कलेक्ट होगा, मतलब जो रेट है ड्यूटी का वो यहां पे दिया है। रेट ऑफ ड्यूटी कहां दिया है सर? कस्टम टैरिफ एक्ट में। और यहां पे सिर्फ प्रोविजंस दी हुई है। कस्टम्स एक्ट 1962 में आपको सिर्फ प्रोविजंस दी है कि कस्टम ड्यूटी लगेंगी, आपने ये नहीं किया तो वो होगा, वो किया तो ये होगा, इंपोर्ट इसको बोलते, एक्सपोर्ट इसको बोलते, कोस्टल एरिया इसको बोलते, कस्टम एरिया इसको बोलते, वेयर हाउसिंग इसको बोलते। ये कहां लिखा है? सारी की सारी प्रोविजंस कस्टम एक्ट में। कौन से रेट से? टैरिफ एक्ट में। क्लियर है? तो रेट के लिए यहां है। अच्छा, ये तो वैसी बात हो गई। कैसी? जीएसटी जैसी। जीएसटी में क्या बोलते थे? देयर शैल बी लेविड अ टैक्स ऑन इंट्रास्टेट। सेक्शन 9 याद करो। सेक्शन 9 जो चार्जिंग सेक्शन था जीएसटी का, क्या बोलता था? एट द रेट नोटिफाइड बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो रेट पे नोटिफाई करेगा उस पे, वो रेट पे टैक्स लगता था जीएसटी का। यहां पे बोले हुआ है सर टैरिफ एक्ट में जो दिया है। ठीक है, एट सच रेट एज मे बी स्पेसिफाइड अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट। इसका मतलब क्या है? दो चीजें हैं भैया, दो चीजें। एक कस्टम एक्ट 1962, दूसरा बना है सर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ठीक है ना। ये दो एक्ट आपको पढ़ने गए साइमल्टेनियसली। और सर बहुत कंफ्यूजन होती है, पर टेंशन मत लो, अपन उसको सब जो जहां का जो काम का है अपन उसको सबको एक जगह लेके आएंगे, जैसे कि आपको पता होगा जीएसटी या इनकम टैक्स के अंदर अपन ने की ये बात है। ठीक है, ओके। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। एक्सेप्ट एज मतलब अगर कहीं और कुछ और बताया होगा तो नहीं लगेगा। अच्छा, कहीं और कुछ और बताया होगा तो नहीं लगेगा। मतलब कहीं बोला है, किसी और एक्ट में बोला है कि इस पे ड्यूटी नहीं लगेगी तो ठीक है उस पे नहीं लगेंगी, या इसी एक्ट में कहीं और कुछ और बोला है तो उस पे नहीं लगेगा। ये क्या है? एक्सक्लूडिंग प्रोविजन। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। ठीक है, तो सर काम का ये, कुछ काम का नहीं है। ये देखो, सिर्फ ध्यान रखो, कस्टम ड्यूटी लगती है काय पे? इंपोर्ट पे। मेरे साथ बोलो कस्टम ड्यूटी। देखो अभी कुछ बच्चे ऐसे ठस के ऐसे बैठे, हाँ बोलो, तुम बोलो, हम सुनते। अरे भैया ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा हुआ ना तो लेक्चर के बाद जो अपना मकसद होता है कि लेक्चर के बाद आपको सब याद रहे, वो याद नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करने का है? मेरे साथ में बोलते चलने का है। तो बताओ मेरे को, काय पे लगती कस्टम ड्यूटी? सर इंपोर्ट पे लगती या एक्सपोर्ट पे लगती? काय के? गुड्स के। क्या रेट है? जो कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर दिया है। सर रेट याद करने हैं क्या एग्जाम के लिए? नहीं। रेट याद करने क्या? नहीं, एग्जाम में दिए रहेंगे। सर कौन सा रेट लगाना है वो हम वैल्यूएशन में देखेंगे। ठीक है, ओके। अब सर क्या कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट को लगती है? जी हां, गवर्नमेंट को भी कस्टम ड्यूटी लगती है। मतलब गवर्नमेंट भी कुछ इंपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट को भी लगती है। अबाउ प्रोविजन शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट ऑल्सो। ये गवर्नमेंट को भी लगती है। ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता। एक्सेप्ट इंपोर्ट्स बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी को नहीं लगती। स्पेसिफिक इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय पुलिस। पुलिस वालों के लिए कुछ जरूरी चीजें रहती, वो
डिफेंस की मिनिस्ट्री, कोस्ट गार्ड, इनके लिए जो चीजें हैं उस पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, बट इसके बहुत सारे एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आ जाते हैं, इसके बहुत सारे एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आ जाते हैं, जिसके वजह से वो ड्यूटी एग्जम्प्ट हो जाती है। देखो, अरे एक और बात वापस से, जब किसी टैक्स या ड्यूटी की आप बात करते हो तो इसकी दो चीजें होती है, एक होता है सर लेवी और दूसरा होता है सर कलेक्शन। लेवी मतलब लगना और कलेक्शन मतलब लेना, कलेक्ट करना। ठीक है, अब गवर्नमेंट को लेवी होता है, बट उसका जो कलेक्शन है ना वो एग्जम्प्ट कर दिया जाता है बाय वे ऑफ सम एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, मोस्ट ऑफ दी चीजों का। बट फिर भी कुछ चीजें ऐसी रहती जिसपे लेवी हो जाता और जिसपे एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नहीं आता। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि वो उसका कलेक्शन एग्जम्प्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, उस पे गवर्नमेंट को भी ड्यूटी देना पड़ेगा। बट कुछ लोग हैं जैसे पुलिस वाले, नेवी वाले, कोस्टल गार्ड वाले लोग, इन्होंने, इनके लिए अगर कुछ चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पे कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। सर कौन सी चीज है? अब नेवी वाले ने अपने बीवी के लिए नेकलेस मंगवाया तो अरे बावले हो क्या, नेवी मतलब डिफेंस की बंदूकें जब आप लेते हो तो, ठीक है, ओके। तो ये कस्टम एक्ट दिया है, कस्टम टैरिफ एक्ट दिया है और कस्टम एक्ट 1962 दिया है। तो कस्टम टैरिफ एक्ट में लिख लेना कि ये एक्ट के अंदर सारी की सारी प्रोविजंस दी हुई है, कब लगेगा, कैसे लगेगा, कितने वैल्यू पे लगेगा, ये सारी चीजें कहां दी हुई है, कस्टम एक्ट के अंदर। और कस्टम टैरिफ एक्ट में अंदर क्या दिया है, रेट दिया है। इसमें दो शेड्यूल्स है, इसके अंदर दो शेड्यूल्स है। शेड्यूल 1 है इंपोर्ट का और शेड्यूल 2 है एक्सपोर्ट का। शेड्यूल 1 के अंदर इंपोर्ट के रेट दिए हुए हैं और शेड्यूल 2 के अंदर एक्सपोर्ट के रेट दिए हुए हैं। लिखेंगे मेरे साथ में सारे लोग, वहां जो जगह दी है मैंने, पहले इसमें इंपोर्ट के रेट दिए हुए, दूसरे इसमें एक्सपोर्ट के रेट दिए हुए, लिखेंगे। चलो हो गया। हाँ, ये भी एक पॉइंट बन सकता है एमसीक्यूज का कि भैया कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर कितने शेड्यूल है, या शेड्यूल 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डैश, प्रोवाइड्स रेट्स फॉर डैश गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स। शेड्यूल 2 प्रोवाइड्स रेट फॉर डैश गुड्स, एक्सपोर्टेड गुड्स। ऐसे एमसीक्यूज बन सकते हैं इस पे, या मैच द पेयर बन सकती। शेड्यूल 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, इधर दिया रहेगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो करो, बनाओ, लाइना मारो। जिसका जो है वो मैच द पेयर में कैसा रहता, जिसकी जो है उस पर लाइन मारनी पड़ती, ठीक है ना। अरे मतलब समझ गए आप, ओके सर ठीक है। अब आपने बोल दिया कि इंडिया के अंदर लाना, इंडिया के बाहर लेके जाना, तो सर इंडिया का मीनिंग तो बताओ। मैंने बोला ठीक है बताता, रुक जा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखे हुआ है, यहां पे मार्क कर देना। और जितने भी लोग हैं जो नालायक इधर उधर देख रहे हैं वो सारे लोग अभी शांति से सुनेंगे। देखो इंडिया मतलब क्या होता है, तो देखो मैं बताता आपको। इंडिया ऐसा है नीचे से, यहां कहीं मुंबई है, ठीक है ना। अब ये इंडिया का मैप अपने को बनाते आता नहीं, आप समझ लेना, ये वॉट एवर यू थिंक इट में भी, ठीक है। तो सर ये तो टेरिटोरी है अपनी इंडिया की। अरे अरे बाप रे बहुत खराब बन गया सर, तुम ऐसा था और ऐसा था कुछ तो भी। सर तुम कैसे देशभक्त हो, तुमको ये भी नहीं मालूम क्या? अरे मैंने बोला यार देशभक्ति और डायग्राम में कुछ नहीं है ना, अपने को बचपन से फिगर समझते ही नहीं, ठीक है। तो देखो सर ये इंडिया है, ये इंडिया है। अब ये इंडिया का अंदर का जो पार्ट है वो तो ऑब्वियसली इंडिया है, बट सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ मेरे भाइयों इतना ही नहीं, ये जो टेरिटोरी है ना, ये इंडिया की टेरिटोरी है। यहां से 12 नॉटिकल माइल तक, इसको बोलते हैं TWI, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, ये भी इंडिया का पार्ट है। एंड आपको एक और बात बता दूं, यहां से टोटल 200 नॉटिकल माइल तक भी इंडिया है, भी इंडिया है। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है और इसको टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना।
इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। चलो ठीक है, इसको अच्छे से बनाता हूं। ये इंडिया का नीचे का पार्ट है, ठीक है। ये जो कोस्ट लाइन है, मतलब जहां लैंड खत्म हो रही है वहां से ये सर 200 नॉटिकल माइल, इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कितना है सर ये? 200 नॉटिकल माइल्स तक रहता है। पहले जो 12 नॉटिकल माइल है यहां तक, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया रहा जाता है। कितना? पहले जो 12 नॉटिकल माइल्स है सर, यहां तक टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया रहते हैं। और ये जो नेक्स्ट 188 नॉटिकल माइल्स है ना, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये पूरा का पूरा इंडिया के अंदर आता है। अब सुनना एक बात बहुत ध्यान से, एक हुआ है अमेंडमेंट। पहले क्या हुआ करता था, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है इसके नेक्स्ट और 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब पहले 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन कस्टम्स वाटर हुआ करता था, बट अब चेंज हो गया है। अब हो गया है चेंज। अब उन्होंने क्या बोला कि 200 नॉटिकल माइल्स तक कस्टम वाटर्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक रहेगा कस्टम वाटर्स। अब रहेगा भैया 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन, बेस लाइन, ठीक है। तो पहले 12 नॉटिकल माइल्स तक कितना हो गया? क्या हो गया? ये हो गया सर अपना TWI। और अगले 188 नॉटिकल माइल्स तक, यहां से लेके तो यहां तक, ये हो गया सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये कहां की बात चल रही? पानी है, पानी समुंदर है, समुंदर का जमीन जहां खत्म हो रही है ना, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है। उसके बाद में और 188 नॉटिकल माइल्स, मतलब बेस लाइन से टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है ना। ये भी इंडिया का पार्ट है, बट याद रखना ये टेरिटोरियल वाटर पूरा का पूरा इंडिया है, ये बंदा का बंदा पूरा इंडिया है। एंड ये जो नेक्स्ट 188 नॉटिकल माइल्स है ना, ये इंडिया है सिर्फ ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। दिस इज लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन। दिस इज लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन। मतलब अब देखो, बहुत सारे लोग, रिलायंस वाले लोग या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो तेल निकालते हैं, अब तेल जमीन में से तो निकलता नहीं, तेल समुद्र में से निकलता है, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, इंडिया के बाहर, समझ लो 100 नॉटिकल माइल के बाहर जाके इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना ऑयल रिग्स लगवाया। ऑयल रिग्स लगवाया मतलब जिसमें पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन होता है, मशीनरीज होती है, और वो मशीनरीज को पानी के अंदर डाल के उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑयल एक्सट्रैक्शन वाले लोग जो है ना, उनके लिए ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है। अदर्स लोगों के लिए, अदर्स के लिए, फॉर अदर पीपल, दिस 188 नॉटिकल माइल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो 188 नॉटिकल माइल्स है ना, ये इंडिया का पार्ट है सिर्फ ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। मतलब कोई आदमी अगर ये 12 नॉटिकल माइल के बाहर जाके फिशिंग कर रहा है, 12 नॉटिकल माइल के बाहर जाके फिशिंग कर रहा है, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। अब सर क्या होगा इससे? अरे बताता, रुक जाओ, समझे क्या? हाउ? तो सर पहले 12 नॉटिकल माइल्स पूरा का पूरा इंडिया है, और अगले 188 नॉटिकल माइल्स इंडिया है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन। क्लियर है? हाउ? ये डायग्राम बना लेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे। नेक्स्ट चीज पे आता हूं, यही इंडिया है। पहले 12 नॉटिकल माइल्स, इसको टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया बोलेंगे। अगले 188 नॉटिकल माइल्स, इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब पहले क्या हुआ करता था, सुनो। पहले यहां से 12, ये 24 नॉटिकल माइल्स तक कस्टम वाटर्स ऑफ इंडिया हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? कस्टम वाटर्स ऑफ इंडिया। और ये कस्टम वाटर्स ऑफ इंडिया में कुछ कस्टम ऑफिसर के पास पावर हुआ करती थी, ठीक है। अब ये कस्टम वाटर को 12 नॉटिकल माइल से हटा के 200 नॉटिकल माइल कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? 200 नॉटिकल माइल तक कस्टम वाटर्स
आते हैं पहली बात। दूसरी बात, पहले 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर पूरा का पूरा इंडिया है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। और उसके बाद वाली 12 नॉटिकल माइल्स के बाद वाली जो 188 नॉटिकल माइल्स है, यहां पे कस्टम ऑफिसर्स को सिर्फ 3 पावर्स है। कौन सा? एक अरेस्ट, सीज और सीजर। ये तीनों चीजें आएंगी, अरेस्ट, सर्च और सीजर। ये 3 चीजें आएंगी। किसको? कस्टम ऑफिसर्स के पास पावर है कि ये 188 नॉटिकल माइल तक वो आदमी को जाके अरेस्ट कर सकता, उसको सर्च कर सकता, उसका जो भी गुड्स है वो सीज कर सकता। कब? देखो क्या होता है बेसिकली, अगर आपको इंडिया के अंदर कुछ गुड्स लेके आने हैं ना, तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अभी मैं टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी आपको वो पता नहीं, तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए आपके पास। अब समझो कि आप कोई शिप है जो इंडिया के अंदर आ रही है, ठीक है, वो शिप यहां पे आ गई, वो शिप यहां पे आ गई। कस्टम ऑफिसर को समझ में आया, उसको पता चला कि एक शिप है जो आ रही है और वो शिप 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आ चुकी है, अपने दायरे में आ चुकी है। तो वो आदमी क्या करेगा मालूम है? ये शिप को जाके अरेस्ट कर सकता, मतलब वहां के आदमी को अरेस्ट कर सकता, ये शिप को जाके सर्च कर सकता, और उसको लग रहा कि कुछ गुड्स है जो इलीगली लाए जा रहे हैं तो उनको सीज भी कर सकता। तो ये 3 ही पावर्स है, ASS, ठीक है ना, कस्टम ऑफिसर के पास। और 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अगर वो इंडिया में आ गई, यहां पे आ गई वो इंडिया में, तो सर बात खत्म हो गई। ये तो पूरा का पूरा इंडिया का ही पार्ट है, अब जो चाहे वो करवा सकता है। यहां पे इंपोर्ट चालू हो जाता है। अरे 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 रुक जाओ, मजाक कर रहा, कुछ नहीं बोल रहा, टेंशन लेने का नहीं, बाद में लाएंगे इसको, ये डायग्राम को वापस लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली टर्मिनोलॉजी आपको पता है कि जो कोस्ट लाइन है इंडिया के अंदर क्या क्या आता सर? इंडिया के अंदर आता लैंड मास, जमीन, बराबर है। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, बराबर है, ये भी आता 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर। 12 नॉटिकल माइल्स जो सी लाइन है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आते हैं, कितने? 188 नॉटिकल माइल्स, मतलब अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। और ये फॉर लिमिटेड पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल रिग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये इंडिया का पार्ट है, बट काय के लिए? सिर्फ ओनली फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल रिग्स। ऑयल रिग्स से तेल निकालने के लिए ही ये इंडिया में आते हैं। कोई आदमी अगर फिशिंग कर रहा है वहां जाके तो नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है। फिशिंग कोई अगर कर रहा कहां पे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, तो बताओ बोले, तो फिर वो इंडिया का पार्ट नहीं आएगा और फिर अलग चीजें रहती है, ठीक है। अब क्या चीजें रहती है वो मैं आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बताऊंगा। अभी बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा तो क्या है, मैं तो बोल दूंगा, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे। 15-20 मिनट रुक जाओ। सर इंडिया में सिर्फ सरफेस, सी का सरफेस नहीं आता, उसके ऊपर की एयर स्पेस भी आती है। 200 नॉटिकल माइल के ऊपर जो एयर स्पेस है, जो हवा है, जो आसमान है, वो भी अपना है। और उसके समुद्र के नीचे की जो जमीन है वो भी अपनी है, ठीक है। कस्टम वाटर्स क्या होते हैं? अरे बताएंगे आप। वाटर्स एक्सटेंडिंग इनटू सी अप टू 200 नॉटिकल माइल्स एंड इंक्लूड्स एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीप और एनी टाइडल रिवर, वो सब इसमें आ गए। इंडियन कस्टम वाटर्स एक्सटेंड टू द टोटल ऑफ 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन। मतलब कस्टम वाटर में टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया भी आते हैं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आते हैं। वाह क्या बात बोली है इन्होंने, ये एमसीक्यू का पॉइंट है, बट ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेंगे, मैच द पेयर्स पूछ लेंगे, तो ये दोनों चीजें आती है और वो मैंने आपको यहां पे दिखाई भी है। ये देखो, ये पूरा का पूरा कस्टम वाटर्स है 200 नॉटिकल माइल तक, और पहले 12 नॉटिकल माइल TW है और अगले ये भी है। तो इसका मतलब क्या है? कस्टम्स वाटर में टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया भी आते हैं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ओके सर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या रहता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब जमीन के नीचे, जमीन, समुद्र के नीचे की जो जमीन है वो रहती है सर कितना? 600 फुट तक, मतलब लगभग 200 मीटर तक अगर जो नीचे डेप्थ में जमीन रहती वो। अरे जहां पे वो आप ये करते ना यार, वो समुद्र के अंदर गॉगल लगा के जाते हैं मछलियां पकड़ने को, तो अपने को देखो, अगर आप गए होंगे तो पता नहीं, अरे यार उसको क्या बोलते हैं मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा, शिट अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। अभी तो मैं करके आया, अभी तो मतलब 2 साल पहले अंडमान निकोबार से। तो क्या करते वो गॉगल देते, ऑक्सीजन लगाते और आपको नीचे ले जाते, फिर आप नीचे जाते, जमीन को छूते, वो जो जमीन को नीचे आप छूते ना उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या रहता सर? ये 200 नॉटिकल माइल्स तक आता, हमको पता है। हाई सी क्या रहता? अरे 200 नॉटिकल माइल के बाद की जो एरिया है ना वो हाई सी है, और वो किसका रहता? वो किसी का नहीं रहता, वो ना अपना है ना श्रीलंका का है। और याद रखना ये कस्टम्स का जो है ना ये एक्ट, ये कॉमन है सबके लिए, मतलब श्रीलंका के बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक उनका भी टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है, ओके। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब क्या? अपने अंदर की जगह, अपने अंदर की मतलब जमीन, इंडिया के अंदर की जो मींस होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। टेरिटोरियल वाटर, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब अपना अंदर इंडिया का, ठीक है। बट इसके अंदर SEZ नहीं आते एंड 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी नहीं आते। अरे यार दिक्कत है, मैं बताता हूं आपको। इंडिया के अंदर वैसे तो पूरी जमीन आती है, टेरिटोरियल वाटर्स आते हैं, उसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ आते हैं, ठीक है ना, बट उसके अंदर SEZ नहीं आते और 100% SEZ और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ये दोनों इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता। और इसलिए जब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से इनको सप्लाई किया जाता तो उसको एक्सपोर्ट बोलते, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। यहां पे लिख लेना, सप्लाई फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब नॉर्मल वाला टू SEZ और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग, एक्सपोर्ट है। सर नहीं समझा? अरे बेटा इतना डायलॉग लिख ले, बाकी SEZ और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग के केस में एक्सपोर्ट कैसे रहता, क्या चीजें रहती, ये सारा का सारा बाद में पढ़ने वाले हैं अपन बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर, ठीक है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है यहां पे दिए हुए हैं उन बच्चों के लिए जो सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं, वो अभी पढ़ेंगे और पागल हो जाएंगे। मैं आपको बोलता हूं ये रोक दो, इसके अंदर अभी आपको फतरा भी नहीं समझने वाला, फतरा भी नहीं समझेंगे आपको। ये पहला पॉइंट समझ सकता, अपन पढ़ लेते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये इंडिया का पार्ट माना जाता और देयरफॉर सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड स्पेयर्स और गुड्स और इक्विपमेंट टू ऑयल रिग्स इन EEZ बाय शिप विल अट्रैक्ट इंपोर्ट ड्यूटी। अरे यार नहीं समझा सर, नहीं समझेगा ना ये आपको नहीं समझेगा ये, अभी भी इसको बाकी रहने दो। ये जब इंपोर्ट की डेफिनेशन, एक काम करो इसको स्टार मार्क करो, इसको करो स्टार मार्क, और जब मैं इंपोर्ट पढ़ाऊंगा तब ये चीज आएंगे, ठीक है, ओके। ये SEZ का पॉइंट है जिसको बाद में पढ़ेंगे। और एक और बात, आप सर जो इंपोर्टेड गुड्स है और जो स्मगल्ड गुड्स है दोनों सेम रहते हैं? अरे नालायक हो क्या? इंपोर्टेड गुड्स मतलब वो गुड्स जिसपे हम ड्यूटी पे करने वाले हैं, और स्मगल्ड गुड्स मतलब वो गुड्स जो हम छुपा के ला रहे हैं। तो इंपोर्टेड गुड्स और स्मगल्ड गुड्स अलग रहते। तो एक बात आई थी, एक केस लॉ में बोला था कि अगर इंपोर्टेड गुड्स पे कुछ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया हुआ है तो वो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन ऑब्वियसली स्मगल्ड गुड्स पे नहीं लगेगा। देखो समझो, इंपोर्टेड गुड्स जो हम पैसे दे के लाते हैं, स्मगल गुड्स मतलब वो हम जो चोरी करके लाते हैं बिना छुपे, बिना बताए छुपा के लाते हैं। तो सर क्या एक्सपोर्ट और कोई इंपोर्टेड गुड्स है जिसपे उन्होंने लेके आया एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, बोले कि इसकी जो भी ड्यूटी है ये 50% हमने एग्जम्प्ट कर दिया, तो क्या वो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन स्मगल गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल है? अरे सर नहीं है एप्लीकेबल, ये स्मगल गुड्स के लिए एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। तो यहां लिखा है स्मगल गुड्स कुड नॉट बी कंसीडर्ड एज इंपोर्टेड गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का फायदा लेने के लिए अगर आप स्मगल गुड्स को इंपोर्टेड गुड्स मानना चाहते हो तो ये आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये केस लॉ है जिसकी पूरी की पूरी केस आपको पढ़नी पड़ेगी, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको इतना सुन के छोड़ दो। अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूं। देखो स्मगल गुड्स मतलब कौन से गुड्स? वो गुड्स जो हमने स्मगल किए हैं, तो उस पर तो ड्यूटी भरना ही नहीं ना, तो काय को हमको एग्जम्पशन नोटिफिकेशन चाहिए? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा आप सोचेंगे बट ऐसा नहीं है। अरे भाई अगर मान के चल लो कभी स्मगलिंग के कोई गुड्स लाए, आप पकड़े गए, फिर आपको उस पर ड्यूटी पे करना है, ठीक है ना। आपने कोई गुड्स स्मगल किया, उस पे आप बाद में पकड़े गए, तो अब उस पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। एंड वो जो गुड्स है जो आपने स्मगल किए उसमें 50% का ऑफ चल रहा है। ऑफ मतलब नोटिफिकेशन आया हुआ है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, कि इस पे जो भी ड्यूटी है वो आधी भरना है आपको, जो भी रेट से दिया है वो अभी अपन नहीं जाते उसमें। तो अब आपने क्या बोला? अरे 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 रुको रुको रुको, ठीक है ना, पकड़ा गया ना, ठीक है। तो देखो इंपोर्टेड ये जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं इज्जत से, उसको तो ड्यूटी पे 50% ऑफ है, तो ये गुड्स पे भी 50% ऑफ रहेगा। वो बोलते नहीं नहीं नहीं,
क्या ये इंपोर्टेड है? नहीं, ये स्मगल्ड है। तू पकड़ा गया तब तू ड्यूटी भर रहा। तो वो जो 50% ऑफ है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो है, वो सिर्फ उनके लिए है जो चुपचाप खुद से पहले ड्यूटी भरने वाले। तू पकड़ा गया बाद में भर रहा है तो तेरे को ये नहीं मिलेगा। ये दूसरी बात। और ये तीसरी बात लिखी है, SEZ DTA to SEZ इज नॉट लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी आइदर अंडर सेज एक्ट और अंडर। यार ठीक है यार, ये तो ठीक है अभी यार, इसके लिए इसको ठीक ही रहने दो। ठीक है, अभी ये मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके सर ऐसा क्यों? अरे मैंने बोला रुक तो सही। गुड्स इंपोर्टेड फॉर कंजम्पशन ऑन ऑयल रिग्स। अरे यार अभी चलो ठीक है, एक बात सुन लो, ये इंडिया है, ठीक है, इसके अंदर यहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये 12 और ये 188, ये क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। बराबर, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये इंडिया का पार्ट है ना? हाँ। यहां पे एक है ऑयल रिग्स, यहां पे अपने अंबानी जी ने चालू किया ऑयल रिग्स, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ऑब्वियसली जमीन के नीचे ही रहेगा ना, ये पानी है, पानी के अंदर रहता थोड़ा सा, ठीक है। ये ऊपर इंस्टॉलेशन है यहाँ पे, और नीचे से समुद्र के अंदर से ऑयल निकल रहा है। अब ये ऑयल रिग्स वालों ने इंडिया के बाहर से कोई प्रोडक्ट लाया, ये इंडिया के बाहर से कोई प्रोडक्ट लाया। कहां पे? ऑयल रिग्स में लाया, टेरिटोरियल वाटर के अंदर नहीं लाया। अब एक बात है, सिर्फ सुन लो, बोलते हैं कि जब इंपोर्ट ला रहे हैं, आप जब इंपोर्ट कर रहे हो, देखो जब अपन कोई गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया इंपोर्ट, सॉरी, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया इंडिया का पार्ट है। इसका मतलब जब जहाज यहां पहुंच गया, यहां पे कोई शिप पहुंच गया, तो वो इंडिया के अंदर आ गया। बराबर? हाँ, इंडिया के अंदर आ गया। सर ये 12 नॉटिकल माइल पे क्या रहता? ये एक इमेजिनरी लाइन रहती, इमेजिनरी लाइन रहती है। जैसे पानी के अंदर लाइन नहीं खींची हुई है उन्होंने, बरा नहीं तो बोले चौक से पानी के अंदर लाइन खींचा क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई 12 नॉटिकल माइल के अंदर आ जाता ना बेटा, वो इंपोर्ट जो है अपना, ये इंपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। ये इंपोर्ट 12 नॉटिकल माइल के अंदर आके स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अपने ऑफिसर चलो अरे स्विमिंग सूट लिया अपना और यहां गए 12 नॉटिकल माइल्स पे और बोले उनको अरे रुक 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 रुक, तू 12 नॉटिकल माइल में आया ना, टैक्स भर। अबे रुक जा रुक जा। हाँ, यहां पे इंपोर्ट स्टार्ट होता है, यहां पे इंपोर्ट स्टार्ट होता है। खत्म कब होता है? जब वो यहां पे आता है एंड आप उस पर ड्यूटी पे करते हो, तब इंपोर्ट खत्म होता है। पूरी प्रोसीजर है, मैं बताता हूं, थोड़ा रुक जाओ। बराबर? अब कोई गुड्स है जो ये ऑयल रिग्स पे आए हैं, ऑयल रिग्स पे गुड्स आए, 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आए नहीं, तो ये इंपोर्ट तो स्टार्ट नहीं हुआ। बट बोलते हैं सिर्फ एक्सट्रैक्शन ऑयल के पर्पस के लिए अगर कोई गुड्स ऑयल रिग्स में आते हैं तो ये ऑयल रिग्स इंडिया है कि नहीं है? हाउ सर है। ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए ऑयल रिग्स इंडिया है। एंड आपने ये ऑयल रिग्स के लिए कोई गुड्स बाहर से इंपोर्ट किए तो उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। एंड यहां से ऑयल रिग्स से कोई गुड्स बाहर लेके गए, बाहर एक्सपोर्ट किए तो उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा। एंड एक और बात बता देता हूं, ये ऑयल रिग्स से गुड्स आप इंडिया के अंदर लाए तो इसको इंपोर्ट नहीं मानेंगे। एंड एक और बात बता देता हूं, इंडिया से अगर कोई गुड्स बाहर गए, इंडिया से अगर कोई गुड्स, सॉरी, ये ऑयल रिग्स में गए तो इसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। एक बात, दो बात, तीन बात, चार बात, यही था, मैं यही रुक रहा था पर आप लोगों ने रुकने नहीं दिया। समझे क्या? तो सर ऑयल रिग्स इंडिया का पार्ट है। अगर कोई गुड्स बाहर से ऑयल रिग्स में आते हैं तो उसको इंपोर्ट मानेंगे, उसको इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएंगी। अगर कोई गुड्स ऑयल रिग्स से इंडिया के बाहर जाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट मानेंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाएंगी। अगर कोई गुड्स ऑयल रिग्स से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया या इंडिया के लैंड में आते हैं तो बताओ क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा? सर इंपोर्ट हुआ ही नहीं। बोले क्यों? ये ऑयल रिग भी इंडिया का पार्ट है और ये इंडिया भी इंडिया का ही पार्ट है ना, जमीन भी, तो इंपोर्ट तो होगा ही नहीं। इंडिया से इंडिया में लाए। अच्छा, अगर कोई गुड्स अपने जमीन से ऑयल रिग्स में गए तो क्या होगा?
सर अपनी जमीन इंडिया है, ऑयल रिग्स भी तो इंडिया है, इसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। ये 4 चीजें मैंने लिखवा दी आपको, अभी लिख के रख दो डायलॉग। सर ये कहा दिया है, अबे ये दिमाग की बात है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, ठीक है। जब कोई बात बिगड़ जाए, तो ये देखो यहां बोला है गुड्स इंपोर्टेड फॉर कंजम्पशन ऑन ऑयल रिग्स सिचुएटेड इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा क्योंकि बाहर से इंडिया में ला रहे हैं। ओके, स्पेस फॉर पीसी डायग्राम, ये डायग्राम काय के लिए था सर? ये वाला डायग्राम बनाने का है आपको यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ओके, अब टाइप्स ऑफ गुड्स आपने बोल तो दिए बहुत आसानी से कि गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है, तो बताओ ना गुड्स क्या होता है, मतलब रुक जाओ। अब सर यहां तक क्लियर है, समझ में आया? अब अगर आप इसको अगर आपके मॉड्यूल के अंदर देखोगे ना, तो मॉड्यूल के अंदर दे दिया है तकलीफ आपको, क्यों? क्योंकि ये इंडिया की डेफिनेशन से रिलेटेड है ना, उन्होंने 2-3 केस लॉस डाल के रख दिए और ये डेफिनेशन बिखरा के कहीं दे दिया, तो बच्चे उसमें आ जाते हैं तकलीफ में। इसलिए सबसे सिंपल है, ये नोट पढ़िए। सर अगर ये नोट सफिशिएंट नहीं रही तो, अरे मेरा नाम प्रणव जान रखा यार, मैं कुछ नहीं छोड़ता, ठीक है ना? हाँ, तो आपने बोला कि गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है, मैंने बोला बराबर। तो बोले गुड्स की डेफिनेशन तो बताओ, बोला ठीक है बेटा बता दे। मतलब अगर कोई गुड्स है और उसका आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटी लगेंगी, बराबर? हाँ। तो गुड्स क्या क्या आता सर? गुड्स के अंदर आता वेसल, वेसल मतलब शिप, एयरक्राफ्ट और व्हीकल, इसको लिखेंगे वाव, VAV, व्हीकल, वेसल और वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल, ये तीनों चीजें आती है गुड्स में। इसका मतलब क्या है सर? बोले क्या? बोले एयरक्राफ्ट गुड्स में आता, मैंने बोला हाँ। दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आया, बोले क्या सर? मतलब जो प्लेन, एरोप्लेन अमेरिका से इंडिया में आ रहा है लोगों को लेके, उसको गुड्स बोलते हैं? मैंने बोला यार देख, एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन में है वो, हाँ एयरक्राफ्ट ही है ना एरोप्लेन मतलब, बोले हाँ। बाहर से अंदर आ रहा है सर, इंपोर्ट हो गया। अबे वो एयरक्राफ्ट वाला जो है ना, वो परमानेंटली इंडिया के अंदर नहीं आ रहा। अब समझ लो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी बीवी है नहीं, मान लो मेरी बीवी है और मेरी बीवी को मेरे को देना है एक एरोप्लेन तोहफे में, एंड वो एरोप्लेन मैंने खरीदा और एरोप्लेन बाहर से इंडिया में आया, तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, वो ये यहां पे आएगा एयरक्राफ्ट में। बट वो वेसल्स या वो एयरक्राफ्ट जो सिर्फ पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए आते हैं या जो सिर्फ गुड्स को यहां पे पहुंचाने के लिए आते हैं, सामान लाने ले जाने के लिए काम आते हैं, उनको गुड्स नहीं माना जाता। तो यहां लिखना फॉर परमानेंट ब्रॉट, क्या लिखना? ब्रॉट परमानेंटली इनटू इंडिया। तो वेसल एयरक्राफ्ट आते हैं, सिर्फ वही वेसल एयरक्राफ्ट आते हैं जो परमानेंटली इंडिया के अंदर लाए जाए। स्टोर्स एंड बैगेजेस, सर स्टोर्स मतलब क्या होता है? अरे जहाज के साथ में है ना, जब कोई शिप आ रही है तो शिप के साथ में बहुत सारा ऐसा सामान रहता है जो शिप के साथ में आता है, जैसे पेट्रोल, उसका फ्यूल, शिप में लगने वाला फ्यूल आता है, कुछ खाने वाने का सामान आता है, और कुछ लाइफ सेविंग जैकेट्स होती है उसके अंदर। कोई मर गया, कोई शिप डूब गई तो बोले जैकेट लेना और ऐसे करते रहना जब तक रेस्क्यू फोर्स नहीं आती। तो ये सारे सामान भी तो होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोर्स। स्टोर्स आपको डिटेल के अंदर नहीं है, बट ये स्टोर्स उसको बोलते हैं। बैगेजेस मतलब क्या है? बैगेजेस मतलब वो सामान जो आप साथ में लेके जाते हो, बैगेजेस उसको भी गुड्स बोलते हैं। करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, करेंसी भी गुड्स में है। अरे मतलब सर हम पैसे बाहर से वापस लेके आए तो उसको भी गुड्स बोलेंगे? अरे पर नहीं, देखो यहां पे है ना फेमा लगता, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगता है, एंड ये जो करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इस पे ड्यूटी नहीं लगती। ये सिर्फ डिक्लेरेशन पर्पस के लिए गुड्स बोले गए हैं, ये सिर्फ
बेटा डिक्लेरेशन पर्पस के लिए गुड्स बोले गए, नीचे सब दिए हुआ है। एंड इसके अलावा एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, पीसी एनालिसिस क्या बोलता है सर, वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल्स, वाव इंक्लूडिंग रेलवेज, ठीक है, अगर रेलवेज के वैगन्स वगैरह आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वो उसको भी गुड्स बोलेंगे। एयरक्राफ्ट एंड शिप्स ब्रॉट फॉर यूज इन इंडिया, कौन से एयरक्राफ्ट एंड शिप्स आते हैं यहां पे, जो इंडिया में यूज करने के लिए ला रहे हो, और फॉर कैरिंग कार्गोज टू पोर्ट आउट ऑफ इंडिया वुड बी ड्यूटीएबल। मतलब हमने कोई शिप खरीदी, क्यों, क्योंकि हमको शिपिंग कंपनी चालू करनी थी, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। हमने प्लेन खरीदा, मैंने प्लेन खरीदा मेरी बीवी के लिए, तो वो गुड्स है। बट कोई प्लेन जो पैसेंजर लेके आ रहा है उसको यहां पे गुड्स नहीं बोलेंगे, तो यहां पे पीसी नोट में लिख लेना, अगर कोई प्लेन है जो पैसेंजर या गुड्स लेके आ रहा है और वापस जाएगा तो उसको गुड्स नहीं बोलेंगे, वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा, उस पर ड्यूटी नहीं लगेंगे। स्टोर्स मतलब क्या होता है सर, जो वेसल या एयरक्राफ्ट, मतलब जो प्लेन है जो इधर उधर जाते रहता, जैसे समझ लो आप कभी अगर बाहर गए होंगे, मैं तो गया नहीं, मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है, तो सर अगर आप कभी बाहर गए होंगे ना, तो आपको मालूम है प्लेन के साथ में जो प्लेन आपको लेके जाता है, दुबई चले गए आप, तो दुबई में जो प्लेन आपको लेके जाता है ना, वो प्लेन के अंदर खाने का सामान रहता। या कोई प्लेन दुबई से इंडिया आ रहा है, तो बोले सर वो प्लेन तो गुड्स नहीं रहेगा क्योंकि उसके अंदर पैसेंजर है, ठीक है ना, वो पैसेंजर को छोड़ के वापस जाने वाला है, वो गुड्स नहीं है। बोला ठीक है, बट वो प्लेन के अंदर जो सामान है वो भी तो गुड्स इंडिया में आ रहा है। बोले क्या सामान है, मैंने बोला प्लेन के अंदर वो ऑक्सीजन मास्क है, वो प्लेन के अंदर वो जो एयर होस्टेस सर्व करती है ऐसा ट्रे लेके, वो चिप्स के पैकेट है, वो मैगी है, ठीक है। हाँ, एक हमने मैगी खाया था, मैगी नहीं क्या बोलते हैं, चीज नाचोस, प्लेन के अंदर मिलते हैं 350 रुपए के। तो चलो ठीक है, मैं बताता हूं आपको बाद में, ठीक है। गुड्स फॉर यूज इन फ्यूल और एयरक्राफ्ट, इन वेसल और एयरक्राफ्ट, उसके अंदर फ्यूल होता है, ठीक है ना, पेट्रोल होता है इमरजेंसी के लिए, स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं कुछ, या कोई भी इक्विपमेंट, चाहे वो इमीडिएट फिटिंग के लिए हो या ना हो, मतलब उसमें फिट करे हुए हो या लूज पार्ट्स पड़े हैं, वो सबके सब स्टोर्स में आएगा, ठीक है। तो एक बार क्या हो गया था, मैं अभी कहीं तो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, शायद आई वाज ट्रैवलिंग टू दिल्ली, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग दोस्त लोग गए थे घूमने को दिल्ली। तो उसमें क्या हुआ, नाचोस, अब मेरे को खाने पीने की आदत है, बोला यार कुछ तो खाना ही बनता, 60 मिनट की फ्लाइट थी या 1 घंटे 20 मिनट की फ्लाइट थी आई गेस, पुणे से, तो बोला यार कुछ तो खाना पीना चाहिए यार, तो मैंने आया ऑर्डर नाचोस, बोला नाचोस लेके आओ, तो 350 रुपए के नाचोस थे, और उसमें 10 पीस आए थे नाचोस के। हम 6 लोग थे, हम 6 लोग जा रहे थे, एक आदमी सोया हुआ था, 10 पीस नाचोस क्या है, तो ऑब्वियसली अपन सबको बोलेंगे। तो अक्षय था, भरत था, मैंने अक्षय को बोला अक्षय ये ले 35 रुपए का एक नाचोस, 10 पीस थे 350 में, तो 35 का एक, 35 का एक, 35 का एक। तो जो नाचोस है जो खा गए हम, वो तो खा गए, बट जो नाचोस बचे हुए पैकेट्स पड़े हुए हैं जो अनसोल्ड है, वो भी तो इंपोर्ट हुए हैं ना इंडिया में, तो उनको स्टोर्स बोलते हैं। तो स्टोर की अलग से प्रोविजन है, सेक्शन 87 उस पर रूल करता है, जो कि नीचे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो ऐसी बात थी। बैगेजेस मतलब क्या होता है, वो जो सामान आप अपने साथ लेके जाते हो या वापस लेके आते हो। इट इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज ऑल्सो। बैगेज मतलब देखो, अगर आप कभी प्लेन से ट्रैवल किए होंगे या बाहर से यहां आए होंगे, तो 2 टाइप के बैगेज होते हैं। एक जो आपके साथ में आते हैं, मतलब जो पर्सेस वर्सेस होती है जो आप प्लेन के अंदर डाल देते हैं वहां पे, और दूसरा वो जो उनके साथ चले जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये इसको चेक इन कर दो, लगेज में डाल दो, तो दोनों के दोनों आते हैं। अकम्पनीड बैगेज, अनअकम्पनीड बैगेज मतलब जो आप साथ में लेके आए हो या आपने साथ में नहीं लाया, आपके पीछे से आ रहा है, वो भी अनअकम्पनीड में आता है, वो भी बैगेज में आता है। बट इसके अंदर मोटर कार नहीं आती, मोटर कार बैगेज में नहीं आती, ये एक एमसीक्यू का पॉइंट है। बैगेज डज नॉट इंक्लूड मोटर कार, ठीक है। आपके पोर्शन के लिए ये स्टोर्स और ये बैगेज की इतनी ही डेफिनेशन काफी है, और इस पे से ये मोटर कार वाला एमसीक्यू तो पक्का बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में बोला था सर करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी गुड्स में आते हैं। इसका मतलब क्या है, जब आप जैसे समझ लो हमारा शुभम था, हमारा शुभम शर्मा है, ठीक है, ये गया था मॉरिशियस, मॉरिशियस से वापस आया, इसके बाद मतलब $50,000 थे, मॉरिशियन डॉलर्स थे या जो भी होंगी करेंसी बाकी, मेरे को मालूम नहीं, मैं कभी गया नहीं हूं। अब ये पैसे, इस पे इसको ड्यूटी लगी क्या? अरे नहीं नहीं सर ड्यूटी नहीं लगी, बट सर ये तो गुड्स है। मैंने बोला हाँ गुड्स है, काहे के लिए? डिक्लेरेशन के लिए।
तो जब आप आते हो ना एयरपोर्ट पे तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरे पास $50,000 है, इसको मैं कन्वर्ट करवा लूंगा। ठीक है, ओके। तो ये लिखा है इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स ओनली फॉर डिक्लेरेशन पर्पज। लिमिट कितनी है? 10,000 रुपए की। ठीक है, ओके। पीसी नोट एक कुछ तो नोट दिया है, पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ना। मैं बता दो अब क्या बोले वहां पे। ड्राइंग्स एंड डिजाइन जो आप इंपोर्ट करते हो पेपर फॉर्म में थ्रू प्रोफेशनल कुरियर और पोस्ट पार्सल आर गुड्स एंड लाइबल टू कस्टम ड्यूटीज। जो ड्राइंग्स आप इंपोर्ट करते हो, समझ लो किसी ने एक बहुत ही अमेरिका के अंदर एक बहुत ही फेमस पेंटर है या ड्राइंग बनाने वाला आदमी है, मैंने उससे पेंटिंग इंपोर्ट कर लिया, वो ड्राइंग इंपोर्ट कर लिया, तो वो गुड्स है, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। ये एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी वगैरह 2001 का केस हुआ था, कुछ खास काम का है नहीं। एक्सपोर्ट गुड मतलब जो इंडिया के बाहर ले जा रहे हो। इंपोर्टेड गुड्स मतलब जो आपने इंडिया के अंदर लाए हैं। एनी गुड्स ब्रॉट इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया only as long as import duty has not been paid on such goods। अगर इंपोर्टेड गुड्स पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दिया, अगर इंपोर्टेड गुड्स पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दिया एंड उसको क्लियर करवा लिया होम कंजम्पशन के लिए, क्लियर करवा लिया होम कंजम्पशन के लिए मतलब अरे इंपोर्ट ड्यूटी पे कर लिया और आप उसको घर पे लेके आ गए, तो अब वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं रहे, अब वो डोमेस्टिक गुड्स हो गए, अब वो डोमेस्टिक गुड्स हो गए। बट सर हम तो ऐसे ही बोलते हैं कि ये हमने हमारे यहां पे इंपोर्टेड चीज है। अरे ठीक है ना, आप गवार हो, उसको इंपोर्टेड गुड्स नहीं बोलते। इंपोर्टेड गुड्स मतलब क्या रहते हैं? वो गुड्स जो बाहर से इंडिया में लाए गए हैं। और इंपोर्टेड गुड्स कब तक रहते हैं? जब तक आप उस पर ड्यूटी पे नहीं करते। वंस आपने उस पर ड्यूटी पे कर दिया तो वो डोमेस्टिक गुड्स हो जाते हैं। ठीक है, ओके। ट्रांजिट गुड्स और ट्रांसशिपमेंट गुड्स, तो ये थोड़ा सा बाद में बढ़ता हूं। ड्यूटीएबल गुड्स का मतलब क्या रहते हैं? सर ये वो गुड्स है जिस पे ड्यूटी लगती है एंड जिस पे ड्यूटी पे नहीं किया है। अगर ड्यूटी पे कर दिया तो अब ड्यूटी एबल थोड़ी रहे। ड्यूटी एबल मतलब ड्यूटी एबल गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज एबल टू बी रिकवर्ड, ड्यूटी लगा सकते हैं। एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी, जिसपे ड्यूटी चार्ज होती है, एंड ऑन विच जिसपे आपने ड्यूटी पे नहीं किया है। ठीक है, तो ये ड्यूटीएबल गुड्स कहलाने के लिए जो गुड्स है, जो भी गुड्स या प्रोडक्ट है, उसका नाम कस्टम टैरिफ एक्ट में आना चाहिए। इट मींस दैट नेम ऑफ द गुड्स और प्रोडक्ट शुड फाइंड अ मेंशन इन कस्टम टैरिफ एक्ट। ठीक है, ओके। सर देखो अभी वापस से बहुत बिखर गया, मैंने बोला रुक जा रे बेटा, अभी तो पूरा जोड़ने वाले हैं अपन। ठीक है, अभी पूरा इसको जोड़ने वाले हैं, अभी आप टेंशन मत लो, पूरा इसको जोड़ेंगे, खत्म। मतलब चैप्टर 1 जब खत्म होगा तो ये चैप्टर 1 मिनिमम 4 से 6 मार्क का वेटेज रखता है आपका। तो चैप्टर 1 जब खत्म होगा ना तो पूरा उसको अपन एक साथ पूरी की पूरी चीजें जोड़ लेंगे। जैसे अभी कैसा है, आधी अधूरी बातें हैं, और प्लस आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस पूरा बिखरा बिखरा है, तो बिखरे बिखरे को मिक्स करना थोड़ी दिक्कत वाली बात है। बट टेंशन मतलब आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा। अभी तो बेसिकली मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि आपको प्रोविजंस प्रोसीजर्स नहीं पता है, बट आप टेंशन मतलब एकदम खड़ाखड़ हो जाएगा। ठीक है, अब सर देखो, आपने बता दिया हमको क्या क्या अभी तक। मैंने बोला ठीक है, इंडिया का डेफिनेशन याद है आपको? आओ। दूसरा आपने बता दिया गुड्स का डेफिनेशन, आओ ये याद है, ये याद है। दो ही चीजें बताई बोले सर आज। बोला ठीक है, गुड्स के अंदर एक और चीज रहती है, आप सुनो ध्यान से। ये मुंबई पोर्ट है, ये यूएसए का पोर्ट है, सिटी का नाम मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, यूएसए पोर्ट से एक शिप आई यहां पे। ठीक है, ये शिप थी, ये शिप थी, नीचे टायर लगे हुए थे। ये शिप के अंदर 4 गुड्स है, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी गुड्स यहां निकाल दिए गए, उतार दिए गए। ठीक है, और ये शिप बाद में गई यहां से श्रीलंका गई, और जब ये श्रीलंका जा रही थी ये शिप, तो ये शिप के अंदर 2 गुड्स अभी भी पड़े थे। कौन से? सी और डी। सी और डी 2 गुड्स अभी भी पड़े हुए थे। ठीक है, एंड ए और बी निकाल दिए। अब ये जो ए गुड्स है ये तो इंडिया में रखना था, और जो बी वाला गुड्स है ना, ये एक और शिप आई,
बी वाली, सॉरी एक मिनट, एक और शिप है, इसके अंदर बी गुड्स यहां से जाने थे कहां पे कहां पे कहां पे, चाइना। ये गुड्स को चाइना भेजना था। तो बताओ अब ए बी सी डी को क्या बोलेंगे। तो देखो सर, ए जो गुड्स है ना, ए वाले जो गुड्स है उसको तो बोलेंगे सर इंपोर्टेड गुड्स, उसको बोल देंगे सर इंपोर्टेड गुड्स। कब तक? जब तक इस पे ड्यूटी नहीं पे करते, ठीक है, ये तो मालूम है। ड्यूटी पे करने के बाद ये डोमेस्टिक गुड्स हो गए, नॉर्मल गुड्स हो गए। अब जो सर बी है ना, ये गुड्स को आपने कहीं बाहर से लाया और ये गुड्स इंडिया के अंदर उतरे हैं, बट ये इंडिया में अनलोड, सॉरी ये इंडिया में उतरे हैं मतलब इंडिया के अंदर ये अनलोड हुए हैं एंड ये अनलोडेड गुड्स को आपको कहीं और भेजना है। इंडिया के अंदर अनलोड होने के बाद में किसी दूसरे शिप के अंदर ये गुड्स जाएंगे, क्योंकि देखो ये शिप यूएसए से आई, इंडिया आई और इंडिया से श्रीलंका जा रही, ठीक है ना। ये शिप चाइना नहीं जा रही है, बट ये शिप के अंदर एक गुड्स ऐसे आए बी नाम का जो चाइना जाना चाहता है, जिसको चाइना भेजना है। तो हमने क्या किया, बी को यहां पे मुंबई पोर्ट पे उतारा और दूसरे शिप के अंदर ये चले गया चाइना। और जो सी और डी गुड्स थे वो डायरेक्टली उसी शिप के अंदर श्रीलंका गए। ये सिनारियो है, समझे क्या? हाउ, ओके। अब देखो क्या बोलता है, ट्रांजिट गुड्स। मेरे को बताएंगे आप क्या क्या बोल रहा हूं मैं। गुड्स विच आर ब्रॉट टू इंडिया थ्रू एनी वेसल और एयरक्राफ्ट बट आर नॉट अनलोडेड इनटू इंडिया, आर नॉट अनलोडेड इनटू इंडिया, ऑल्सो रेफर्ड एज सेम बॉटम गुड्स। ये ट्रांजिट गुड्स मतलब क्या होते हैं? वो गुड्स जो इंडिया के अंदर लाए तो जाते हैं, बट ये अनलोड नहीं किए जाते इंडिया में, इनको कहीं और भेजना है। तो यहां पे अपने एग्जाम्पल के अंदर सी एंड डी जो चाइना के अंदर गए हैं वो ट्रांजिट गुड्स हुए, बराबर। हाउ, और सर ट्रांसशिपमेंट गुड्स मतलब क्या रहते हैं? ट्रांसशिपमेंट गुड्स आर अनलोडेड इन इंडिया। अपन ने ए और बी को अनलोड किया था, बी को भेजा था चाइना, बट दोज आर टू बी सेंट टू सम अदर प्लेस वेदर इन इंडिया और अब्रॉड। तो ये हो गया सर बी वाले गुड्स, बराबर। हाउ, कोस्टल गुड्स मतलब क्या है? वो गुड्स जो इंडिया में एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जा रहे हैं। जैसे मुंबई से विशाखापट्टनम अगर कोई गुड्स जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे कोस्टल गुड्स, उसको बोलेंगे कोस्टल गुड्स, ठीक है। अगर ये ए को हमने यहां उतार दिया, उतारने के बाद इस पे इसको मुंबई से विशाखापट्टनम ले जाना है, तो ये कोस्टल गुड्स रहेंगे। और जब विशाखापट्टनम पे जाके इसकी इंपोर्ट ड्यूटी पे की जाएंगी तब ये बन जाएंगे डोमेस्टिक गुड्स, और ये विशाखापट्टनम के लिए रहेंगे इंपोर्टेड गुड्स। और जब ड्यूटी पे कर देंगे उस पे बाद में बन जाएंगे ये डोमेस्टिक गुड्स। सर तुम बहुत ही खराब कर देते बरा। मैंने बोला हाउ बेटा, अभी इजी नहीं पढ़ना है, अभी हार्ड पढ़ना है ताकि एग्जाम में आपको इजी लगे, ठीक है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है वैसा ही लगभग सेम टू सेम, ये यहां पे दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे बढ़िया से। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सीएमए फाइनल के इसमें है, तो इसको एक बार आप रीड कर लेना घर पे, रीड वंस, और देखना कि कुछ समझ में आता क्या। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको कल लेक्चर में बताऊंगा। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डेफिनेशन है सर। इंपोर्ट मतलब क्या है? देखो, अब जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हुई ना तो बहुत सारी वो बनी, इस पे क्या बोलते, दिक्कतें बनी, बहुत सारे केसेस है कि आप कह रहे हो कि इंडिया मतलब यहां चालू होता है 12 नॉटिकल माइल्स में, बराबर। अब 12 नॉटिकल माइल्स में इंडिया चालू होता है, इसका मतलब कोई गुड्स, देखो यहां से, देखो ये 12 नॉटिकल माइल्स है, यहां से मेरे 12 नॉटिकल माइल, कोई गुड्स बाहर से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जैसे ही यहां पे आया वो, तो हम जाके क्या बोलेंगे मालूम है? हमको समझ में आ रहा कि कोई शिप आ रही, तो हमने क्या मालूम है, अपने कस्टम ऑफिसर को भैया तैर के जा बेटा, जा जा जा, यहां पे 12 नॉटिकल माइल पे रोक ले उसको, क्योंकि ये इंडिया है 12 नॉटिकल माइल तक, और इंडिया है मतलब यहां पे जैसे वो यहां पे टच हुआ कि बेटा इंपोर्ट हो गया, दे ड्यूटी, ऐसा नहीं रहता।
ये 12 नॉटिकल माइल में जब कोई शिप एंटर करता ना, तो यहां पे इंपोर्ट स्टार्ट होता है, यहां पे इंपोर्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, जब वो शिप यहां आ रही क्या होता है बताता हूं मैं आपको। जब कोई शिप गुड्स लेके आते हैं ना, तो एक ये समझ लो कस्टम पोर्ट है, ये पोर्ट है, यहां पे एक रहता है सर कस्टम एरिया, इसको बोलते हैं सर कस्टम एरिया। यहां रहता है सर एक कहीं रहेगा समझ लो बोर्डिंग स्टेशन, ये बोर्डिंग स्टेशन रहता पैसेंजर्स के लिए, मतलब जो लोग वो शिप या एयरक्राफ्ट में आ रहे हैं। कस्टम एरिया मतलब वो रहता यहां पे गुड्स आते हैं। ठीक है, तो जब कोई शिप आ रही है तो गुड्स कस्टम एरिया में उतरते हैं। ठीक है, फिर कस्टम एरिया से वो गुड्स को कस्टोडियन के पास दिया जाता है। किसके पास? कस्टोडियन के पास, जिसके पास में गुड्स की कस्टडी रहती। फिर क्या होगा? फिर आप आएंगे, आपको पता चलेगा अपनी ये आ गई, अपना सामान आ गया, अपनी कंसाइनमेंट आ गई। फिर आप आओगे डुचुंग 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 डुचुंग, और आप पे करोगे, आप मिलोगे एक ऑफिसर से, कस्टम ऑफिसर से, उसको आप पे करोगे इंपोर्ट ड्यूटी। और इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद में आप उसने जो आपको रिसिप्ट दिया है वो रिसिप्ट आप दिखाओगे ये कस्टोडियन को, और वो रिसिप्ट दिखाने के बाद में कि आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, ये कस्टोडियन आपको देगा बेटा गुड्स की पोजीशन। ठीक है ना, एक ये ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा भी एक वेयर हाउसिंग का ऑप्शन है, उसको मैं भी नहीं छूता हूं। तो क्या होता, गुड्स आते कस्टम एरिया में, अनलोड होते हैं यहाँ पे, यहां से वो कस्टोडियन के पास जाते हैं। जब आप आते हो, आप कस्टम ऑफिसर के पास इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हो, वो आपको एक रिसिप्ट देता है, वो रिसिप्ट आप कस्टोडियन को दिखाते हो और कस्टोडियन आपको गुड्स दे देता है। और जैसे ही आपने ये ड्यूटी पे कर दिया, तो ये गुड्स अब इंपोर्टेड गुड्स नहीं रहे, ये गुड्स अब डोमेस्टिक गुड्स हो गए। ठीक है, तो सर इंपोर्ट शुरू कब होता है? जब ये गुड्स जमीन पे आते हैं तब, या जब ये गुड्स 12 नॉटिकल माइल के अंदर आते हैं तब। तो बताया है, केस लॉ था इस पे बहुत जोरदार। उसने बोला कि इंपोर्ट शुरू कब होता? जब गुड्स 12 नॉटिकल माइल में आ जाते तो इंपोर्ट शुरू हो गया, तब ड्यूटी नहीं पे करना पड़ता, ड्यूटी कब पे करना पड़ता? जब गुड्स, सॉरी चलो ठीक है, ड्यूटी के भी मैं बात ही नहीं करता। इंपोर्ट शुरू कब होता? व्हेन द गुड्स क्रॉस टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज गुड्स आर अंडर द कस्टडी ऑफ कस्टम्स। कस्टोडियन के हाथ में गुड्स है ना, तो अभी भी वो इंपोर्टेड गुड्स है, इंपोर्ट शुरू ही है, कंप्लीट नहीं हुआ। इंपोर्ट कब कंप्लीट होता? व्हेन गुड्स बिकम पार्ट ऑफ मास ऑफ द गुड्स विद इन द कंट्री। मतलब जब आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हो एंड वो गुड्स को अपने घर लेके जाते हो, तब इंपोर्ट खत्म होता है। और इसलिए तो बोला मैंने आपको कि इसको इंपोर्टेड गुड अब नहीं बोलेंगे, ड्यूटी पे करने के बाद इसको इंपोर्टेड गुड्स नहीं बोलेंगे, इंपोर्ट खत्म हो गया। ठीक है, ओके। एक्सपोर्ट के केस में क्या रहता होगा सर? एक्सपोर्ट के केस में अपन जाते होंगे उसको बोलते होंगे कि सर ये गुड्स का एक्सपोर्ट करवाना है, तो आप गए, आपने बोला कि ये गुड्स मेरे को एक्सपोर्ट करवाने हैं, तो यहां पे क्या हो गया? एक्सपोर्ट शुरू हुआ। एक्सपोर्ट खत्म कब होगा? जब ये गुड्स इंडिया के बाहर जाएंगे, और इंडिया मतलब 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, यहां लिखा है इट बिगिंस व्हेन द गुड्स आर प्रेजेंटेड फॉर एक्सपोर्ट। इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज गुड्स आर इन टेरिटोरियल वाटर। और खत्म कब होता? जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर के बाहर जाते। सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये इंपोर्ट, गार्डन सिल्क लिमिटेड एंड अपार इंडस्ट्री के 2 केस लॉस थे, जिसमें ये बोला था कि इंपोर्ट ड्यूटी आपको जब गुड्स 12 नॉटिकल माइल आए तब नहीं देना पड़ता, जब गुड्स लैंड का पार्ट बने, जब गुड्स जमीन पे आए तब की इंपोर्ट ड्यूटी, तब इंपोर्ट ड्यूटी देने की जिम्मेदारी बनती है। अब इस पे बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन है, बट वो डिस्कशन आपके लिए कोई काम का नहीं, इसलिए मैं उसको खींचता नहीं हूं। ठीक है, ओके। अब सर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कन्वीनियंस मतलब क्या होता है? कन्वीनियंस मतलब वेसल हो सकता, अगर आप बाय सी आ रहे हो तो वेसल को कन्वीनियंस बोलेंगे, अगर आप बाय एयर आ रहे हो तो एयरक्राफ्ट को बोलेंगे, और अगर आप बाय लैंड आ रहे हो तो व्हीकल को बोलेंगे वेसल। कस्टम एरिया मतलब क्या है सर? ये कस्टम स्टेशन का एरिया होता है, और इसके अंदर एनी एरिया इन विच इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स आर ऑर्डिनरीली केप्ट बिफोर क्लियरेंस बाय कस्टम अथॉरिटीज। ये आपको मैंने बताया था, कस्टम एरिया जहां पे गुड्स रखे जाते हैं। कस्टम पोर्ट मतलब क्या है? वो पोर्ट जिसको अंडर सेक्शन 7A अपॉइंट किया है एज अ कस्टम पोर्ट, कोई काम का नहीं, काट देना। कस्टम एयरपोर्ट मतलब क्या? वो एयरपोर्ट जिसको अपॉइंट किया है, काट देना।
कस्टम स्टेशन मतलब क्या है, देखो कस्टम पोर्ट मतलब पानी वाला, एयरपोर्ट मतलब हवा वाला, और जमीन वाला मतलब कस्टम स्टेशन। मतलब कोई लैंड से भी जा सकता है ना, आप नेपाल जा रहे हैं, भूटान जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, तो लैंड से भी जा सकते हैं। सर पर्सन इंचार्ज मतलब क्या रहता, पर्सन इंचार्ज क्या है, कन्वीनियंस का। सर कन्वीनियंस मतलब क्या, अरे वेसल, एयरक्राफ्ट या व्हीकल। तो कन्वीनियंस क्या है, अगर वेसल रही तो पर्सन इंचार्ज कौन रहता, जो मास्टर रहता वेसल का। एयरक्राफ्ट रही तो जो कमांडर या पायलट रहता वो। ट्रेन रही तो कंडक्टर या गार्ड जो रहता वो। और व्हीकल रही तो जो ड्राइवर है वो पर्सन इंचार्ज रहता है। ये लोग पर्सन इंचार्ज होते हैं। सर क्यों दिया है, मैच द पेयर्स के लिए। यहां पे स्पेसिफिकली लिख देना मैच द पेयर्स, ओनली फॉर मैच द पेयर्स। इसके अलावा ये कहीं नहीं आ सकता। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या रहता, असेसमेंट क्या रहता, ये असेसमेंट तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। असेसमेंट मतलब अरे टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करना। इसके अंदर प्रोविजनल असेसमेंट आती, सेल्फ असेसमेंट आती, रीअसेसमेंट आती, या कोई भी असेसमेंट आती जिसके अंदर ड्यूटी नील है। ये तो हमको बचपन से मालूम है। सर नहीं मालूम, अरे देखो कोई असेसमेंट है, कोई आप पे असेसमेंट चालू हुआ जिसके अंदर मालूम पड़ा कि भैया आपको जो टैक्स पे करने की लायबिलिटी है वो जीरो है, तो फर्क थोड़ी पड़ता। अरे असेसमेंट मतलब प्रोसेस है, असेसमेंट एक प्रोसेस है जिससे आप डिटरमाइन करते हो आगे वाले की टैक्स लायबिलिटी। एंड इन दैट केस इट इज पॉसिबल दैट जब आप वो प्रोसेस कैरी आउट करोगे पूरी, आपको पता चलेगा कि आगे वाले की जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो है, तो उसको असेसमेंट नहीं बोलेंगे क्या? ऑब्वियसली सर असेसमेंट बोलेंगे ही ना। असेसमेंट हैज नथिंग टू डू विथ फाइनल टैक्स लायबिलिटी। दिस इज द कंसेप्ट। ये एक कंसेप्ट है कि असेसमेंट हैज नथिंग टू डू विथ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है ना। असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट टैक्स लायबिलिटी, बट अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड असेसमेंट का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ओके। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब ये अथॉरिटी जो कुछ ऑर्डर पास कर सकती है, कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है ना, जो कुछ ऑर्डर पास कर सकता है, जो कोई डिसीजन ले सकता है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या नहीं आता, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम नहीं आता, ट्रिब्यूनल नहीं आता, कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील्स नहीं आता। देखो दो चीजें रहती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, चलो छोड़ो, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर रहता कस्टम का, चीफ कमिश्नर रहता, प्रिंसिपल कमिश्नर रहता, कमिश्नर रहता काय का, कस्टम का, और इसके ही सेम लेवल पे रहता सर एक कमिश्नर अपील्स। अब ये कमिश्नर अपील कौन रहता है? ये कोई ऑर्डर पास कर सकता क्या? ना 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 ना, ये कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ये तभी जिंदा होता है जब कोई आदमी इसके पास आता है अपील करने को। मतलब देखो ये आदमी कोई भी असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता, चलिए असेसमेंट, वो असेसमेंट, ये ऑर्डर, वो ऑर्डर। ये आदमी किसी के अगेंस्ट कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता, ऑब्वियसली उसके पावर्स के अंदर रहने को ना। कमिश्नर अपील जो है ये ऑर्डर पास नहीं कर सकता, ये ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, जब कोई आदमी इसके पास आया अपील लेके तभी ये बात करेगा, तभी ये बात करेगा। तो ये कौन है? अरे अपना जो थर्ड अंपायर है ना, थर्ड अंपायर वो कमिश्नर अपील रहता। थर्ड अंपायर कब आता? जब ऑन फील्ड अंपायर उसको इशारा करते, बोले अब बताओ तुम क्या है। तो ये जिंदा कब होता थर्ड अंपायर? जब कोई आदमी इसके पास अपील करने को आता है। ठीक है, ये हायरार्की है ऐसा। इसके एक रहता मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, फिर इन्होंने ऐसे ऐसे लोग बनाए हुए हैं। ये हायरार्की है, ये आपके कोई काम की है नहीं, कुछ भी काम का नहीं है, छोड़ देना। ठीक है, ओके। तो सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कौन कौन आता? हर वो अथॉरिटी जो कुछ ऑर्डर पास कर सकती, बट इसके अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स नहीं आते, प्लस कमिश्नर अपील नहीं आता। कस्टम्स का कमिश्नर अपील जो है वो इसमें नहीं आता। कमिश्नर ऑफ कस्टम आता क्या? हाँ वो आता। कमिश्नर ऑफ कस्टम ब्रैकेट में अपील्स आते क्या? नहीं। अरे सर ऐसा क्या है, दोनों भी तो कमिश्नर ही है। अरे मैंने वही तो बोला आपको, ये कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील ये दोनों सेम लेवल पे है, बट इसकी पावर्स और इसकी पावर्स अलग है। ये तभी जिंदा होता है जब कोई आदमी इसके पास अपील लेके आता है, और ये आदमी हमेशा से जिंदा होता है। ठीक है सर, कौन ज्यादा पावरफुल है ये बात अभी नहीं करते, ये आपके कोई काम की नहीं है, और दोनों की पावर्स अपनी अपनी अलग है। ठीक है, तो अभी सर देखो हमको इंपोर्ट पता है, हमको पता है गुड्स का डेफिनेशन क्या होता है, ओके।
हमको पता है सर इंडिया क्या होता है, और हमको बाकी की ये फालतू का टाइम पास चीजें पता है, ठीक है। तो हमको सर पता है अभी इंडिया काय को बोलते हैं, अभी हमको पता है गुड्स काय को बोलते हैं, अभी हमको पता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट काय को बोलते हैं। इतनी ही चीजें काम किया। इंडिया के अंदर क्या आता है बेटा, 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर रहता है, ये पूरा का पूरा इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। अगले 188 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको, और ये इंडिया का पार्ट है सिर्फ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल के लिए, ठीक है ना। वहां कोई आदमी फिशिंग कर रहा है तो उसको इंडिया नहीं बोलेंगे, वो आदमी के लिए ये इंडिया नहीं हुआ। मतलब वो आदमी अगर बाहर से, चलो एक बात बताइए, ये 12 नॉटिकल माइल्स है और ये बचा हुआ 188 नॉटिकल माइल्स है, ये इंडिया है ओनली फॉर ऑयल। मतलब कोई आदमी यहां पे आके अगर फिशिंग कर रहा है और वो फिशिंग करके इंडिया के अंदर ला रहा है, तो क्या इसको इंपोर्ट मानेंगे? तो देखेंगे कहां कर रहा सर, वो ये यहां पे कर रहा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया का पार्ट है, बट सिर्फ ऑयल के लिए। फिशिंग के लिए है क्या? नहीं 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 नहीं, फिशिंग के लिए नहीं है। मतलब ये जब फिशिंग कर रहा है उसके लिए ये इंडिया नहीं है, इंडिया के बाहर का पार्ट है। और अगर वो आदमी फिशिंग करके इंडिया में फिश लेके आ रहा है तो उसको इंपोर्ट बोला जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। हो ठीक है, आज के लिए यही रुकते हैं। कल जितना पूरा पढ़ा है उतना रिवाइज करके आइए। अगर रिवाइज करके नहीं आए नालायक हो तो कल का समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।